नमस्कार बच्चों। पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एम.एन. रॉय के आर्थिक विचारों का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी एम.एन. रॉय के जीवन का संक्षिप्त परिचय और उसके द्वारा दिए गए आर्थिक विचारों पर के कुछ बिंदुओं पर चर्चा कर चुके थे, जिनमें से मुख्य रूप से थे निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि और उद्योग। आज हम राय को ही आगे बढ़ाते हुए उसके अन्य जो विचार बचे हुए थे उन पर चर्चा करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से हैं सहकारी समाजवाद, आर्थिक नियोजन और नवमानववाद। तो राय सहकारी समाजवाद के अंतर्गत राय को भारत में समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, लेकिन उनका समाजवाद रूस व चीन के समाजवाद से भिन्न है। वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के कट्टर समर्थक थे, अतः रूस व चीन के समाजवाद से बहुत दूर थे। दूसरी ओर पूंजीवाद के अंतर्गत होने वाले पूंजी संकेंद्रण व आर्थिक शोषण से वे व्यथित थे। राय के मतानुसार समाजवाद में मानव का नैतिक शोषण होता है व पूंजीवाद में मानव का शोषण होता है। दोनों ही प्रकार के शोषण से दूर रहने के लिए उन्होंने तीसरा मार्ग चुना। यह मार्ग वस्तुतः पूंजीवाद व समाजवाद दोनों को मिलाकर व दोनों के शोषण की मूल प्रकृति को छोड़कर बनाया गया। इसे समाजवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। एम.एन. रॉय ने पूंजीवाद के गुणों पर अवलंबित आर्थिक प्रणाली को सहकारी समाजवाद की संज्ञा दी। राय के सहकारी समाजवाद में व्यक्ति समुदाय की स्वतंत्र इकाई होगा और उसका स्वतंत्रता पर कोई बाध्यकारी नियंत्रण नहीं होगा। सहकारी समाजवाद की धारणा राय की इस धारणा पर आधारित है कि मानव में स्वाभाविक रूप में पारंपरिक सहयोग की भावना रहती है। सहकारी समाजवाद के सिद्धांत में राय ने सहयोग एवं विकेंद्रीकरण पर बल दिया तथा इस अर्थव्यवस्था के लिए दो प्रेरक तत्वों को स्पष्ट किया। नंबर 1, प्रत्येक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य उसकी जनता के लिए रोटी, कपड़ा व मकान की न्यूनतम सुविधा सुनिश्चित करना, और दूसरा, इसे प्राप्त करने के लिए आर्थिक नियोजन देश में उपलब्ध आर्थिक साधनों की सीमा में ही किया जाना चाहिए। राय के इस संबंध कुछ सुझाव थे जो इस तरह से थे। विकेंद्रीकरण को आर्थिक विकास की प्रथम शर्त मानते हुए ग्राम को विकास की प्रारंभिक इकाई मानी जाए तथा ग्रामीण जनता अपने स्तर पर एक सहकारी संघ की स्थापना कर भू संपदा के प्रबंध, कृषि और ग्रामीण कुटीर व लघु उद्योगों का संचालन एवं साथ में संपन्न किया जाए। राय ने सहकारी संगठन को एक पिरामिड ये प्रकार का बनाने का सुझाव दिया, जिसके निचले स्तर पर स्थानीय सहकारी समितियां तथा उसके ऊपर स्तर पर जिला स्तरीय, क्षेत्रीय, प्रांतीय तथा राष्ट्रीय सहकारी संस्थाएं होंगी। राय ने बड़े उद्योगों को भी सहकारी क्षेत्र में संगठित करने का सुझाव दिया। इससे धीरे धीरे निजी उद्योग सहकारी उद्योगों से प्रोत्साहित प्रतियोगिता करते करते समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि राय की मान्यता थी कि सहकारी प्रयत्नों से ही निजी लाभ की भावना सामुदायिक हित से प्रेरित भावना के आगे टिक नहीं सकेगा तथा निजी उद्योग असंगत हो जाएगा। एम.एन. रॉय का स्पष्ट मत था कि प्रारंभिक स्तर पर निजी पूंजी की महती आवश्यकता है। जब तक निजी पूंजी आर्थिक शोषण का साधन नहीं बने तब तक तो उसे नियंत्रित स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जब यह आर्थिक शोषण का माध्यम बन जाए तो इसे नष्ट कर देना चाहिए। इस तरह से राय ने अपने सहकारी समाजवाद पर विचार रखे। इसके बाद हम बात आती है आर्थिक नियोजन। एम.एन. रॉय भारतीय अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु आर्थिक नियोजन को एक प्रभावी माध्यम बताया। 1943 में प्रस्तुत प्रमुख उद्योगपतियों के 1943 के बॉम्बे प्लान के उपरांत एम.एन. रॉय व उनके साथी जी.डी. पारिक, वी.एम. तारकुंडे व बी.एल. बनर्जी ने 15,000 करोड़ रुपए की एक 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो कि पीपुल्स प्लान के रूप में प्रस्तुत। पीपुल्स प्लान एक प्रकार का केंद्रीय विचार है
भविष्य में भारत प्रजातांत्रिक राज्य होगा जहां स्वतंत्र गणराज्य भूमि खनिज संसाधन पर स्वामित्व लिए हुए होंगे। भारी उद्योग व बैंकों का नियंत्रण भी उन्हीं के अधीन होगा। भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता समाप्त कर दी जाएगी। शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य होगी। कृषि का स्वरूप सहकारी होगा। सरकार न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देगी। सरकार मानव की अनिवार्य आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास व स्वास्थ्य की व्यवस्था करेगी। उत्पादन संगठन इस प्रकार का होगा कि लाभ उद्देश्य न्यूनतम होगा। अतिरिक्त उत्पादन को निजी व्यक्तियों के हाथ में लाने से रोका जाएगा व उसे इस प्रकार विनियोजित किया जाएगा कि उत्पादन में और वृद्धि हो व रोजगार भी बढ़े। ग्रामीण ऋण का 75% समाप्त कर दिया जाएगा। 25% सरकार स्वयं वहन करेगी। राज्य फार्म के रूप में धीरे धीरे कृषि का सामूहिकरण किया जाएगा। आधुनिक तकनीक अपनाते हुए कृषि उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। लघु उद्योगों की अपेक्षा बड़े पैमाने के उद्योग पर बल दिया जाएगा। कुछ बड़े पैमाने उद्योग केवल सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित होंगे। इन सब विकास कार्यक्रमों के लिए वित्त व्यवस्था, कर आरोपण, अतिरिक्त उत्पादन, अतिरिक्त कृषि उत्पादन के निर्यात आदि द्वारा ही लाई जाएगी। राय द्वारा पीपुल्स प्लान वस्तु सोई रूस की योजनाओं पर आधारित है। योजना का क्रियान्वयन तब तक असंभव है जब तक कि वर्तमान सामाजिक व आर्थिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं किया जाए। इसके बाद राय ने नवमानववाद पर अपने विचार रखे। राय विद्यार्थी जीवन में उग्र राष्ट्रवादी से लेकर जीवन के में अंतिम चरण में अर्थात नव मानववाद के प्रवर्तक बने। मध्य में साम्यवाद के विभिन्न स्वरूपों के समर्थक राय क्रांतिकारी समाजवादी के रूप में जाने जाते थे। एम.एन. रॉय आजीवन साम्यवाद से जुड़े रहे लेकिन अंत में उसके आलोचक हो गए। नवमानववाद की एक महत्वपूर्ण मौलिक देन है। यह नवमानववाद मानव को व्यवस्था का केंद्रीय तत्व व अंतिम माध्य मानता है। राय का नवमानववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता स्वायत्तता में विश्वास करता है और उसे ही व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाना चाहता है। एम राय ने जब नवमानववाद विचार प्रस्तुत किया था तो उनका सोचना था कि उनसे पूर्व जिन जिन विचारकों को मानव का महत्व दिया उन्होंने मानव को न्याय सम्मत सर्वोच्च स्थान प्रदान नहीं किया। राय का मत है कि पश्चिमी व्यक्तिवाद, गांधी के आध्यात्मिक आधारित आदर्शवाद तथा मार्क्सवादी साम्यवाद आदि लगभग सभी विचारधाराओं में व्यक्ति की प्रतिष्ठा की किसी न किसी सीमा तक उपेक्षा की गई। राय ने पाश्चात्य जीवन पथ व प्राचीन जीवन पथ के स्थान पर नवमानववाद को प्रतिष्ठित करने हेतु अपने पंचव्यय में निम्न शब्दों में व्यक्त किया। यह पाश्चात्य या भारतीय जीवन पद्धति का प्रश्न नहीं है। प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसको अक्षुण्ण बनाए रखें। पाश्चात्य जीवन पद्धति भी इसलिए नहीं क्योंकि वह पाश्चात्य है, अपितु इसलिए कि वह एक अंधी गली में ले जाती है और उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं। हमें आवश्यकता है एक नई जीवन पद्धति की जो कि एक मानववादी पथ है जहाँ व्यक्ति की योग्यताएं ही निर्णायक होती हैं और उन्हें प्रणाली निश्चित करने की अनुमति होती है जिसमें वे कार्य कर सकते हैं, वह जीवन यापन कर सकते हैं। चीन में साम्यवादी विचारधारा के प्रतीक माओ ने भी नवमानववाद की अवधारणा प्रस्तुत की लेकिन उनका नवमानव सर्वाधिकारी राज्य के अंतर्गत ही थी, जबकि राय के ने नवमानववाद की संकल्पना प्रजातंत्र के अंतर्गत की जो कहीं अधिक श्रेष्ठ है। आज हम जिस नव अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की संकल्पना कर रहे हैं उनसे भी विस्तृत संकल्पना नवमानववाद के अंतर्गत राय ने एक विश्व राज्य की प्रस्तुत की। राय के अनुसार राष्ट्रवाद एक संकीर्ण विचारधारा है जो मानव मात्र की विश्वव्यापी एकता में बाधा है। उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से परे स्वतंत्र स्त्रियां व पुरुषों के सार्वभौम समुदाय की कल्पना की। यही राय के नवमानववाद का आदर्श है। उन्हीं के शब्दों में नवमानववाद सार्वभौम है। नैतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तियों का सार्वभौम समुदाय राष्ट्रीय राज्यों की सीमाओं से प्रतिबंधित नहीं होगा। पूंजीवादी, फांसीवादी, समाजवादी, साम्यवादी अथवा अन्य किसी प्रकार के वर्गीकरण 20वीं शताब्दी में हुए मनुष्य के पुनर्जागरण के प्रभाव से धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि राय का नवमानववाद अपने आप में एक आदर्श
मानववाद। थैंक यू।